हेलो स्टूडेंट्स, निवास स्थिति और कर दायित्व चैप्टर में अब तक हमने ये जाना कि किस प्रकार किन शर्तों के आधार पर किसी व्यक्ति या किसी HUF को हम निवासी, अनिवासी या असाधारण निवासी मानते हैं। इसी प्रकार किन शर्तों के आधार पर हम किसी फर्म या कंपनी को निवासी या अनिवासी मानते हैं, क्योंकि फर्म और कंपनी की स्थिति में असाधारण निवासी नहीं होती हैं ये दोनों ही। तो आप सोच रहे होंगे कि हम इन सब का निवास स्थान या इनकी निवास स्थिति का निर्धारण क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। इसमें यह है कि इनका निर्धारण इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके आधार पर ही हम देखते हैं कि कौन सी आय इनके लिए टैक्सेबल होगी, इनकी कुल आय में जोड़ी जाएगी और कौन सी आय नहीं जोड़ी जाएगी। तो निवास स्थान के आधार पर कर निर्धारण या कर भार का निर्धारण किया जाता है। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे इस आज के लेक्चर में कि निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी, इनके लिए कौन कौन सी आय हैं जो इनकी कुल आय में जोड़ी जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निवासी की। आयकर अधिनियम की धारा 5 उपधारा 1 के अनुसार निवासी के लिए कर भार के लिए जो कुल आय ज्ञात की जाती है उसमें कुछ एक आय जो है वो शामिल की जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं देखिए। पहली, भारत में प्रीवियस ईयर, गत वर्ष में प्राप्त या प्राप्त समझे जाने वाली आय। दूसरी, भारत में उपार्जित व उदय हुई तथा उपार्जित व उदय हुई मानी या समझी जाने वाली आय। और तीसरी, वे सभी आय जो प्रीवियस ईयर में उसे भारत के बाहर उपार्जित यानी कि अर्जित, प्राप्त या फिर उदय हुई हैं। इसी तरह से असाधारण निवासी की बात करेंगे। असाधारण निवासी के लिए भारत में गत वर्ष में प्राप्त या प्राप्त समझे जाने वाली आय। दूसरी, भारत में उपार्जित व उदय हुई या ऐसा समझे जाने वाली आय। तीसरी, भारत से बाहर उपार्जित और उदय हुई आय, लेकिन ये ऐसे व्यापार से प्राप्त हुई होनी चाहिए जिसका नियंत्रण भारत से होता हो और इसमें ऐसे प्रोफेशन की इनकम भी शामिल है जिसकी की स्थापना इंडिया में हुई हो। तो निवासी और असाधारण निवासी में पहले दोनों पॉइंट सेम हैं, तीसरे पॉइंट में थोड़ा सा अंतर है। तीसरा हम बात करेंगे अनिवासी के बारे में, नॉन रेजिडेंट्स के बारे में। नॉन रेजिडेंट्स की टोटल इनकम में कौन कौन सी आय जोड़ी जाती हैं देखिए। पहली, भारत में प्रीवियस ईयर में प्राप्त या फिर प्राप्त समझे जाने वाली आय। और दूसरी, भारत में उपार्जित व उदय हुई या फिर ऐसा माने जाने या समझे जाने वाली आय। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ एक टर्म्स बार बार आ रही हैं। कौन कौन सी? जैसे भारत में प्राप्त या प्राप्त समझे जाने वाली आय, भारत में उपार्जित आय, भारत में उपार्जित समझे जाने वाली आय। तो इनका क्या मतलब है, इनमें कौन सी आय शामिल होती हैं देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में प्राप्त हुई आय। भारत में प्राप्त हुई से मतलब है पहली बार प्राप्ति, मतलब यदि कोई इनकम पहली बार करदाता या उसके किसी रिप्रेजेंटेटिव को इंडिया में प्राप्त होती है तो ऐसी आय भारत में प्राप्त हुई आय कहलाएगी, चाहे वो विदेश में उपार्जित हुई हो या फिर भारत में। लेकिन अगर कोई आय एक बार विदेश में प्राप्त हो चुकी और बाद में उस आय को भारत में लाया जाए या भेजा जाए या फिर उसको ट्रांसफ़र किया जाए तो फिर वो भारत में प्राप्त हुई आय नहीं मानी जाएगी। आप इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे कोई करदाता है, वो ब्रिटेन में जॉब करता है और वो 4 महीने के लिए भारत में आता है और ब्रिटेन से जो उसका एम्प्लॉयर है उसने उसकी सैलरी उसको भारत में प्रेषित की है, तो उस करदाता के लिए वो इनकम जो है वो भारत में प्राप्त हुई कहलाएगी। लेकिन यदि उसका एम्प्लॉयर उसके वेतन को ब्रिटेन के ही किसी बैंक में उसके अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है और बाद में करदाता के आदेश पर उस इनकम या उस अमाउंट को वो बैंक ट्रांसफ़र भारत में कर देता है, बैंक खाते से भारत में ट्रांसफ़र कर देता है, तो वो इनकम भारत में प्राप्त हुई इनकम नहीं मानी जाएगी। तो दूसरा यहाँ पर है भारत में प्राप्त समझी जाने वाली आय। ऊपर हमने बात करी भारत में प्राप्त हुई आय, अब ये दूसरा प्राप्त हुई समझी जाने वाली आय। इसमें क्या आता है देखिए। इस तरह की जो इनकम है ये वास्तव में प्राप्त नहीं होने पर भी प्राप्त हुई समझी जाती है। इसके अंदर कुछ एक इनकम शामिल हैं, देखिए कौन कौन सी। पहला इसके अंदर आती है प्रीवियस ईयर में कर्मचारी के जो प्रमाणित भविष्य निधि कोष होता है उसमें जमा वार्षिक वृद्धि की राशि। इसमें जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है ना, यदि वो सैलरी के 12% से ज़्यादा है तो उस सरप्लस की अमाउंट को इनकम माना जाता है
और इस खाते पर जो ब्याज की दर है अगर वो 9.5% से ज़्यादा है तो 9.5% से ज़्यादा जो ब्याज की राशि है उसको भी आय माना जाता है। दूसरा, अप्रमाणित भविष्य निधि कोष को जब प्रमाणित बनाते हैं तो उसमें जो भी हस्तांतरित शेष है उस राशि को भी इस कैटेगरी में लिया जाता है। तीसरा, किसी भी आय का भुगतान करते समय उद्गम स्थल पर काटी गई इनकम टैक्स की राशि, किसी भी आय का भुगतान करते समय उद्गम स्तर पर काटी गई इनकम टैक्स की राशि और इसके अलावा अस्पष्ट और छिपी हुई आय भी इसी कैटेगरी के अंदर शामिल की जाती है। फिर हम बात करते हैं भारत में उपार्जित या फिर उदय हुई आय की। किन स्थितियों में किसी आय को भारत में उपार्जित या उदय हुआ माना जाता है? उपार्जित या अर्जित एक ही बात है, इसका जो अर्थ है ना वो प्राप्ति से थोड़ा अलग है। जब आय की प्राप्ति का अधिकार तो करदाता के पास निहित हो जाता है लेकिन वो उसे वास्तव में प्राप्त नहीं होती तो उसे हम क्या कहते हैं? उपार्जित हुई आय कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें है भारत में उपार्जित या उदय हुई समझी जाने वाली आय। इसके अंदर ऐसी आय आती हैं जो कि नियमानुसार यानी कि कानून के द्वारा तो उपार्जित हुई मानी जाती हैं लेकिन वास्तव में वो उपार्जित नहीं हुई हैं। कौन कौन सी आय इसमें आती है? देखिए, भारत में व्यापारिक संबंधों से होने वाली आय। इसमें क्या है कि यदि कोई अनिवासी करदाता है उसका प्रतिनिधि भारत में व्यवसाय संबंधी एग्रीमेंट करके व्यापार कार्य करता है, व्यवसायिक कार्य करता है तो उसे भारत में व्यापारिक संबंध से होने वाली आय माना जाता है। इसी तरह से यदि किसी अनिवासी नॉन रेजिडेंट करदाता का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको माल और अन्य परचेसिंग करके स्टॉक करने हेतु अधिकृत नहीं किया गया परंतु सामान्यतः वो माल को खरीद कर स्टॉक रखता है तो समय समय पर जो नॉन रेजिडेंट करदाता के अनुसार वो माल का प्रेषण भी करता है तो ऐसे कार्य से हुई आय को भी व्यापारिक संबंधों से आय माना जाएगा। तो इस तरह से इस प्रकार की आय जो हैं वो भारत में व्यापारिक संबंधों से होने वाली आय कहलाती हैं। दूसरा इसमें आता है अनिवासी करदाता को भारत में किसी भी चल या अचल मूर्त या अमूर्त संपत्ति से होने वाली आय भारत में उपार्जित हुई आय मानी जाएगी। नेक्स्ट है इसमें भारत में स्थित किसी भी कैपिटल एसेट पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय भी भारत में उपार्जित हुई समझी जाने वाली आय कहलाती है। इसी प्रकार भारतीय नागरिक को भारत के बाहर की गई सेवाओं के लिए यदि गवर्नमेंट के द्वारा कोई वेतन दिया जाता है तो वो भी इसमें आता है। किसी भारतीय कंपनी द्वारा भारत के बाहर दिया गया लाभांश ये भी इसी कैटेगरी में आता है। ब्याज, अधिकार शुल्क और तकनीकी सेवाओं का भुगतान, इसके लिए कोई दोनों में से कोई एक शर्त का पूरा होना ज़रूरी है। ये दो शर्तें हैं इसके अंदर। कौन कौन सी हैं? देखिए, पहली शर्त ऐसा भुगतान सरकार द्वारा देय हो और दूसरा ऐसा भुगतान निवासी रेजिडेंट या अनिवासी नॉन रेजिडेंट व्यक्ति के द्वारा हो परंतु ऐसे व्यापार और पेशे के लिए हो जिसका कि संचालन जो है वो भारत में होता हो। तो इस प्रकार जो हमने पहले पढ़ा कि निवासी, असाधारण निवासी या अनिवासी कि कौन से व्यक्ति, कौन सी फर्में या किस प्रकार कंपनियां जो हैं वो इन तीनों कैटेगरीज में आती हैं और उसी के निर्धारण के बाद हम ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी आय हैं, किस प्रकार की आय हैं जो निवासी, अनिवासी या असाधारण निवासी की कुल आय में शामिल की जाती हैं। तो आज के लिए इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।